आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सॉल्व सम एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा पार्ट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तुम बताओ सही है गलत है। जो स्टैंडर्ड 9-10 का अलजेब्रा था उसके अकॉर्डिंग गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लेकिन यहाँ पे ए और बी मैट्रिसेस हैं, क्या ये मैट्रिसेस के लिए सही होगा? तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिखना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज प्री मल्टीप्लायर, बी इज पोस्ट मल्टीप्लायर, इसको लिखेंगे ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए को क्या लिखेंगे, बी ए, क्योंकि b इज प्री मल्टीप्लायर, a इज पोस्ट मल्टीप्लायर। फिर नेक्स्ट b इंटू बी विच इज बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं। तो जब ए बी को बी ए लिख ही नहीं सकते हैं तो उस केस में ए बी प्लस ए बी 2ab कैसे होगा? तो दिस इज फॉल्स। दिस इज व्हाट? फॉल्स। हाँ, अगर ए बी कम्यूट करे, तब हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ए बी कम्यूट कर रहा है? क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं तक लिख के छोड़ देंगे, मतलब इस चीज़ को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो दिस इज फॉल्स। सिमिलरली सेकेंड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो पहले a के साथ मल्टीप्लाई करो तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, फिर b से मल्टीप्लाई करो तो b इंटू ए बी ए और b इंटू बी बी स्क्वायर। अब हम कैसे बोल सकते हैं a b और b a कम्यूट कर रहा है? तो इससे a b और b a कैंसिल नहीं होगा तो दिस इज नॉट सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ए एंड आई आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें पहला है ए प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई, और दूसरा है ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई। लेट अस सी। फर्स्ट ए प्लस आई का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई। तो ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू आई इज ए आई, फिर आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आई इंटू ए आई ए, फिर आई इंटू आई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए इंटू आई ए होता है, और आई इंटू ए भी ए होता है, और आई स्क्वायर आई होता है। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ए प्लस ए 2a प्लस आई। तो दिस इज सेम एज दिस। दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं ए प्लस आई का होल स्क्वायर फॉलो कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉलो कर रहा है। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है और ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इन जनरल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा। वो तभी होगा जब ए और बी कम्यूट करेगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड तुम प्रूव कर सकते हो कि दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो ये खुद से कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी, देयर आर 4 men 6 women and 2 children in family A and 2 men 2 women and 4 children in family B. The recommended daily amount of calories is 2400 for men, 1900 for women, 1800 for children, and 45 grams of proteins for men, 55 grams for women, and 33 grams for children. Represent the above information using matrix. Using matrix multiplication, calculate the total requirement of calories and proteins for each of the two families. तो इस क्वेश्चन में पहले दो मैट्रिसेस बनाना होगा. पहला मैट्रिक्स होगा फैमिली का और दूसरा मैट्रिक्स होगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज का. इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो. इस क्वेश्चन में दो फैमिलीज दिया हुआ है ए और बी, और दोनों फैमिलीज में कुछ मेन हैं, कुछ वीमेन हैं और कुछ चिल्ड्रेन हैं, और सबको कुछ कैलोरीज और प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे दो फैमिली है और कुछ रिक्वायरमेंट है. तो हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे. पहला मैट्रिक्स होगा ऑफ फैमिलीज का और दूसरा मैट्रिक्स होगा रिक्वायरमेंट्स का. तो सबसे पहले मान लो कि फैमिलीज का मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी और रिक्वायरमेंट्स का मैट्रिक्स है मैट्रिक्स डी. ठीक है, तो सी और डी दो मैट्रिक्स मान लिए. सी किसका मैट्रिक्स है, तो फैमिलीज का, और डी किसका मैट्रिक्स है, तो रिक्वायरमेंट का. ठीक है, तो लेट C and D be the matrices of families and requirements respectively. ठीक है, मतलब फैमिलीज का मैट्रिक्स C है और रिक्वायरमेंट का मैट्रिक्स D है. अब C और D का फ्रेम तैयार किया जाए. ठीक है, तो मैट्रिक्स सी फैमिलीज के हैं और उसमें दो फैमिली हैं ए और बी, और दोनों फैमिलीज में कुछ मेन हैं, कुछ वीमेन हैं और कुछ चिल्ड्रेन हैं. तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना. फैमिली ए में 4 मेन 6 वीमेन और 2 चिल्ड्रेन हैं. और फैमिली बी में 2 मेन 2 वीमेन और 4 चिल्ड्रेन हैं. ठीक है, तो ये फैमिली का मैट्रिक्स हो गया. अब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स क्या होगा. ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज और प्रोटीन्स का. और किसको किसको रिक्वायरमेंट है, तो मेन, वुमेन और चिल्ड्रेन को. ठीक है, कैलोरीज का रिक्वायरमेंट कितना कितना दिया हुआ है, तो 2400, 1900, 1800. और प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट कितना कितना दिया हुआ है, तो 45 ग्राम, 55 ग्राम और 33 ग्राम. तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया. तो फर्स्ट पार्ट डन. इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ द टू फैमिलीज. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है. तो लेट अस कैलकुलेट सी डी. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है. तो दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, 2/2. ठीक है, तो सी डी का फ्रेम होगा A11, A12, A21, A22. तो अब तुम प्रोडक्ट करना बहुत सीख लिए हो, तो मैं प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ. ठीक है, अब देखो
जो रोज है वो फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब फैमिली ए, फैमिली बी, और जो कॉलम्स हैं वो रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस साइड में कैलोरीज और इस साइड में प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो रोज में क्या है, फैमिलीज, और यहाँ कॉलम्स में क्या है, रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी रोज में फैमिलीज होगा और कॉलम्स में क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। तो फैमिली ए को कितना कैलोरीज चाहिए, 24,600, उसको प्रोटीन कितना चाहिए, तो 576 ग्राम। फैमिली बी को कितना कैलोरीज चाहिए, तो 15,800, और प्रोटीन्स कितना चाहिए, तो 332 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 1 - 1 2 सो दैट ए स्क्वायर मास 5a + 7i = 0, यूज दिस टू फाइंड a रेज़ टू द पावर ऑफ 4। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए स्क्वायर मास 5a + 7i = 0, और इसका यूज करके सेकेंड पार्ट में a का पावर 4 कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स से दिया हुआ है तो ए स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, 5a भी कैलकुलेट हो जाएगा, और ऑब्वियसली आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो फर्स्ट पार्ट तुम खुद से प्रूफ कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर मास 5a + 7i = 0 तुम खुद से प्रूव कर लो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, a रेज़ टू द पावर ऑफ 4। तो अगर a रेज़ टू द पावर ऑफ 4 बताना है तो इसको तुम लिख सकते हो a² × a²। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो a दिया हुआ है, a² दिया हुआ नहीं है, तो इसका यूज कर लो। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a² = 5a - 7i। ठीक है, तो a² = 5a - 7i। अब इस रिजल्ट का यूज कर लो इसमें। ठीक है, तो a का पावर 4 हुआ a² × a², a² की आप लिख दो 5a - 7i, फिर 5a - 7i। ठीक है, और a और i कम्यूट करता है, मतलब a × i = i × a। तो दिस इज अल्टीमेटली 5a - 7i × 5a - 7i मीन्स दिस इज अल्टीमेटली 5a - 7i का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं a² + b² - 2a भी, क्योंकि a और i कम्यूट करता है इसलिए। तो यहाँ पे क्योंकि a और i कम्यूट कर रहा है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a² मतलब 5a का स्क्वायर मतलब कि 25a² + b² मतलब 7i का स्क्वायर 49i², और -2a भी, -2 × 5 × 7, तो 2 5 = 10, 10 7 = 70, तो 70ai। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 25a² + 49i², i² होगा तो 49i, और a × i a होगा तो 70a। ठीक है, तो a का पावर 4 इतना मिला। अब इसमें फिर से a² आ गया, तो a² के लिए फिर से यूज कर लो 5a - 7i। तो इसको लिखें 25 a² की यहाँ पे 5a - 7i, फिर प्लस 49i - 70a। तो 25 × 5 125, 25 × 7 175, तो 175i हो गया, प्लस 49i - 70a। सिंप्लीफाई कर लो, तो 125a - 70a इज 55a, और -175i + 49i तो -126i। तो बोल सकते हैं a का पावर 4 इज 55a - 126i। अब इसमें a सब्स्टिट्यूट कर लो, और i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2,
तो ए और आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लो इस तरह का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, उस तरह से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर x का पावर 4 चाहिए तो ऐसा करो कि x का पावर 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से डिवाइड कर लो। तो इसका पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो इसका पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। इसका पावर 4 कैंसिल हो गया, इधर क्या मिला 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। अब इसको 5x से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर प्लस 35x, 5x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस 25x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, 18x स्क्वायर माइनस 35x। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई करो, 18x स्क्वायर 5 इंटू 18 90, 7 इंटू 18 इज 126 माइनस प्लस माइनस 18x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 90x माइनस 35x इज 55x, इधर माइनस 126। तो इसका पावर 4 को अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर बचा 55x माइनस 126। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस का पावर 4 इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 प्लस 55x माइनस 126। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 जीरो हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 जीरो हो जाए, तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो बचेगा क्या 55x माइनस 126, 55x माइनस 126। ठीक है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कौन सा इक्वेशन है, ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसे कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन होगा a रेज़ टू पावर ऑफ 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 लिखना गलत होगा, 7i लिखना चाहिए, इनटू उस तरह से ये फैक्टर क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 18i प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 55a माइनस 126i। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज जीरो, तो ये जीरो मैट्रिक्स हुआ। जीरो मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स ये जीरो मैट्रिक्स, तो इतना दूर जीरो मैट्रिक्स है, तो बचा क्या 55a माइनस 126i। ठीक है। दिस आंसर एंड दिस आंसर इज सेम। ठीक है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड होता है लेकिन वो नहीं बता रहा हूँ, रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1 फाइंड ए बी। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस बी दिया हुआ है, ए और बी अलग अलग नहीं दिया हुआ है, और बताना है हमें ए बी। क्या करेंगे, तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, तो हम जानते हैं अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। सिमिलरली
अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, -a। तो इस क्वेश्चन में ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए होगा एंड बी ट्रांसपोज इज -b। ये तो डेफिनेशन हुआ। इसके आगे क्या करें भाई? अब देखो a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो ऐसा करते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका भी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। और हमें पता है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और राइट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इस तरह का मैट्रिक्स हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, ठीक है। अब देखो A ट्रांसपोज इज ए और B ट्रांसपोज इज -b। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज सेम एज A माइनस B, ठीक है। अब ऐसा किए कि जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका नाम दे दें इक्वेशन 1, ठीक है। a प्लस बी का नाम दे दिए इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिए इक्वेशन 2, और ये जो आया इसका नाम दे दिए इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 1 में a प्लस बी है, इक्वेशन 3 में a माइनस बी है। अगर इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर लें तो b कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर लो, 1 प्लस 3 कर लो। तो 1 प्लस 3 करने के बाद में a प्लस ए 2a हो गया, b कैंसिल हो गया, और राइट हैंड साइड में 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, -1 -2, ठीक है। 2a इतना है, तो a क्या होगा? तो a के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद में क्या मिलेगा? तो 2 4 4 -1, ठीक है। 2a अगर इतना है तो ये इतना होना चाहिए, तो मैट्रिक्स ए आ गया। अब मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के लिए क्या कर सकते हो कि इस मैट्रिक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक है। तो यूजिंग 1 मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 3 5 -1 माइनस मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो 2 3 5 -1, और मैट्रिक्स ए क्या है? 2 4 4 -1, 2 -2 0, 3 -4 -1, 5 -4 1, -1 -1 0। Obviously B is a skew symmetric matrix and A is a symmetric matrix। दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। अब A और B आ गया तो A भी आ जाएगा। तो A B के लिए क्या करोगे? तो मैट्रिक्स A है 2 4 4 -1, मैट्रिक्स B है 0 -1 1 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में आएगा 4 -2 -1 -4। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतना तो करने आता ही है तुम्हें। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था कि इस क्वेश्चन में a प्लस बी दे दिया था और a b मांग लिया था, अंडर द कंडीशन कि a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड b इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन यूज किए, फिर इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज ले लिए, उससे मिल गया इक्वेशन 3, 1 3 को सॉल्व कर दिए तो a और b मिल गया, अल्टीमेटली a इंटू बी आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तुम लोग स्टैंडर्ड 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हो। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या करना होता था
तो मैथमेटिकल इंडक्शन में कोई स्टेटमेंट Pn दिया हुआ रहता है, तो पहले वेरीफाई करना होता है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मान लेते हैं कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग शो कर देते हैं कि फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। मान लो कोई भी स्टेटमेंट है Pn, ठीक है, मान लो Pn बी ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें स्टेप 1 होता है कि इसको वेरीफाई कर लो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि n की जगह पे 1 पुट कर लो, तो देख लो कि गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप 2, let Pn be true for sum n इक्वल टू m। तो सेकेंड स्टेप ये होगा कि पहले मान लो कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम n इक्वल टू m। स्टेप 3 में प्रूव कर दो कि n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेप 3 होगा वेरीफाई फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 यूजिंग स्टेप 2। तो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लो, लेकिन इसमें स्टेप 2 का यूज करो, मतलब Pm का यूज करो और Pm प्लस 1 वेरीफाई करो। स्टेप 2 में Pm होगा और स्टेप 3 में Pm प्लस 1 वेरीफाई करो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, या जो प्रूव करना है वो प्रूव हो चुके हैं। तो इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 0 1 प्रूव दैट A रेज़ टू द पावर ऑफ n इक्वल टू 1 n 0 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो वी हैव टू यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहला काम ये होगा कि मान लो कि गिवन स्टेटमेंट इज Pn, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट इज Pn और Pn इस तरह से है A रेज़ टू पावर ऑफ n इक्वल टू 1 n 0 1, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा फॉर n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करना। तो फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब P1 हो जाएगा, और इस केस में इधर a का पावर 1 हो जाएगा, और इस साइड में भी n की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। तो a रेज़ टू पावर ऑफ 1 क्या मिलेगा, a, और राइट साइड में क्या है 1 1 0 1, मतलब a इक्वल टू 1 1 0 1, और इधर ध्यान दो a इक्वल टू 1 1 0 1 गिवन है, मतलब कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, मतलब कि P1 इज ट्रू, ठीक है। या n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई हो चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम मान लेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम n इक्वल टू n, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू n Pn हो जाएगा Pn हो जाएगा Pn, और Pm क्या होगा, तो a रेज़ टू पावर ऑफ m इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे m डाल दो, तो 1 m 0 1। तो फॉर n इक्वल टू m लेट Pm बी ट्रू, ठीक है। तो n इक्वल टू m के लिए मान लीजिए कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यूजिंग दिस वी हैव टू वेरीफाई फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे Pm प्लस 1। Pm प्लस 1 क्या है, a का पावर m प्लस 1,
राइट साइड में हमें लाना है, राइट साइड में हमें लाना है 1 और इस n क्लियर पे m+1 0 1, मतलब फॉर n इक्वल टू m+1 के लिए हमें प्रूव करना है कि a का पावर m+1 इक्वल टू 1 m+1 0 1, मतलब जहां भी n है वहां पे m+1 आना चाहिए, ठीक है। तो a का पावर m+1 को हमें प्रूव करना है 1 m+1 0 1 यूजिंग दिस, ठीक है। तो a का पावर m+1 को हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a। अब a का पावर m यहां से यूज करें, तो a का पावर m क्या होगा 1 m 0 1 और a क्या है 1 1 0 1, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका फॉर्म होगा a11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा 1। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मिलेगा 1 + m या m+1। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 0 0, और फिर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का होगा, तो 0 1 1। तो a का पावर m+1 अल्टीमेटली मिला 1 m+1 0 1, मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर n की जगह पे m+1 डाल रहे हैं तो इधर m+1 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं विच इज ट्रू whenever Pm is true। So therefore, from principle of mathematical induction, PMI मतलब principle of mathematical induction, we can say that a raised to the power of n equal to 1 n 0 1 प्रूव हो गया, ठीक है। तो PMI में कुछ नहीं करना है, तुम स्टैंडर्ड 11th में बहुत PMI पढ़े हो, बस उसका सिंपल एप्लीकेशन था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट A रेज़्ड टू द पावर ऑफ n इक्वल टू cos n थीटा आयोटा साइन n थीटा cos n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 क्या होता है 1, ठीक है। तो वंस अगेन वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले मान लें कि गिवन स्टेटमेंट इज Pn, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होगा कि वी हैव टू वेरीफाई इट फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू 1 P1 हो जाएगा, और एवरीवेयर n की जगह पे 1 डाल दो, a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 1 इधर क्या होगा cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा, और a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 1 इज a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 1 क्या होगा a होगा, तो a इक्वल टू हो गया cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा। तो a इक्वल टू यहाँ भी वही दिया हुआ है, मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि फॉर n इक्वल टू m गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। लेट Pm क्या होगा, तो यहाँ भी n है वहाँ पे m डाल दो, LHS में भी RHS में भी, तो मिलेगा a रेज़्ड टू द पावर ऑफ n इक्वल टू cos m थीटा आयोटा साइन m थीटा cos m थीटा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में यूजिंग दिस स्टेप वी हैव टू वेरीफाई फॉर n इक्वल टू m+1। इस स्टेटमेंट में जहाँ भी n है वहाँ पे m+1 आ जाना चाहिए, मतलब LHS में भी
n इक्वल टू m प्लस 1 होना चाहिए और RHS में भी n इक्वल टू m प्लस 1 होना चाहिए। मतलब a का पावर m प्लस 1 शुड बी cos m प्लस 1 थीटा, आयोटा साइन m प्लस 1 थीटा, आयोटा साइन m प्लस 1 थीटा, cos m प्लस 1 थीटा। और इसके लिए यूज करेंगे स्टेप 2 का। ठीक है, तो स्टेप 3 प्रोसीड करते हैं। तो स्टेप 3 में फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, तो स्टेटमेंट हो जाएगा पी एम प्लस 1 और a रेज टू पावर होगा m प्लस 1। लेकिन इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें डायरेक्ट m प्लस 1 पुट कर देना है, इसको प्रूव करना है यूजिंग स्टेप 2। तो a रेज टू पावर ऑफ m प्लस 1 को तुम लिख सकते हो a का पावर m इंटू a का पावर m, इस स्टेप से उठाओ तो है cos m थीटा, आयोटा साइन m थीटा, आयोटा साइन m थीटा, cos m थीटा। और मैट्रिक्स ए क्या है? तो मैट्रिक्स ए इज दिस cos थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, cos थीटा। अब प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट का फॉर्म होगा a11 a12 a21 a22। पहले a11 के लिए इधर फर्स्ट रो इधर फर्स्ट कॉलम, तो cos m थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, मतलब आयोटा स्क्वायर साइन m थीटा साइन थीटा। इसके बाद a12, तो क्या मिलेगा cos m थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा इंटू cos थीटा। तो क्या मिला आयोटा cos m थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा cos थीटा। अब इसके बाद a21, मतलब इधर सेकेंड रो इधर फर्स्ट कॉलम, तो मिलेगा आयोटा साइन m थीटा cos थीटा प्लस आयोटा cos m थीटा साइन थीटा। फिर a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर साइन m थीटा साइन थीटा प्लस cos m थीटा cos थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये मिल गया माइनस। सिमिलरली यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 होगा, ये मिल गया माइनस। इसमें दोनों जगह पे आयोटा है, तो आयोटा कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे भी दोनों जगह पे आयोटा है, तो आयोटा कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या मिलता है cos a प्लस b। यहाँ a है m थीटा और b है थीटा, तो हमें मिला यहाँ पे cos m प्लस 1 थीटा। और देखो इसको और इसको, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है। यहाँ देखो cos m थीटा cos थीटा है और माइनस साइन m थीटा साइन थीटा है, तो ये भी क्या होगा cos m प्लस 1 थीटा, cos m प्लस 1 थीटा। अब इधर ध्यान दो, आयोटा तो बाहर में है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये साइन a प्लस b, a है m थीटा b है थीटा, तो इसको लिख सकते हो आयोटा इंटू साइन m प्लस 1 थीटा। और इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही। यहाँ है साइन m थीटा cos थीटा प्लस cos m थीटा साइन थीटा, जो कि मिलेगा साइन m प्लस 1 थीटा, आयोटा पहले है, तो आयोटा इंटू साइन m प्लस 1 थीटा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी n है, यहाँ पे m प्लस 1 आ गया है। ठीक है, मतलब n के यहाँ पे एवरीवेयर यहाँ पे क्या है m प्लस 1, मतलब a का पावर m प्लस 1 जब किए तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पे m प्लस 1 आ गया। मतलब कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। तो यूजिंग PMI या हेंस फ्रॉम PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, a raised to power of n equal to this for all n belongs to capital N।
तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड 11th में PMI पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े हो तो एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ़ A इक्वल टू डायगोनल ABC, मतलब A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, सो दैट A रेज़ टू पावर ऑफ n इक्वल टू डायगोनल A का पावर n, B का पावर n, C का पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो वंस अगेन वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले मान लो कि गिवन स्टेटमेंट इज Pn। अब फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट कर लो, तो a का पावर 1 जिसको a लिख सकते हैं, और डायगोनल a का पावर 1 a, b का पावर 1 b, c का पावर 1 c। तो a इज डायगोनल, तो मैट्रिक्स a इज डायगोनल ABC विच इज गिवन, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब फॉर n इक्वल टू m, तो Pm इक्वल टू होगा a का पावर m विच इज डायगोनल a का पावर m, b का पावर m, c का पावर m, मतलब हर जगह n की जगह पे m पुट कर लो। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। तो Pm प्लस 1 क्या होगा, a का पावर m प्लस 1, जिसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a। अब a का पावर m क्या है, तो डायगोनल a का पावर m, b का पावर m, c का पावर m, और a इज डायगोनल ABC। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है तो दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उनके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। तो उनके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर लो, मिल जाएगा। तो a का पावर m को a से मल्टीप्लाई कर लो, a का पावर m प्लस 1, b का पावर m को b से मल्टीप्लाई कर दो, तो b का पावर m प्लस 1, और c का पावर m को c से मल्टीप्लाई कर दो, c का पावर m प्लस 1। तो हम देख सकते हैं a का पावर n में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे अब क्या आ गया, m प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं a का पावर n इक्वल टू डायगोनल a का पावर n, b का पावर n, c का पावर n। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इफ़ BC आर n रोड स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इफ़ A इक्वल टू B प्लस C, BC इक्वल टू CB, C स्क्वायर इक्वल टू 0, तो प्रूव डैट A रेज़ टू पावर ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू B रेज़ टू पावर ऑफ n इंटू B प्लस n प्लस 1 इंटू C फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। तो वंस अगेन वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले n इक्वल टू 1 के लिए देख लो, a स्क्वायर और इस साइड में b का पावर n मतलब b का पावर 1 इंटू बी प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू सी, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू b इंटू बी प्लस 2c। अब क्वेश्चन में तो a स्क्वायर दिया नहीं है, क्वेश्चन में a दिया हुआ है, इसको देख कर नहीं बता सकते हैं कि ट्रू है कि नहीं है। तो पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो a अगर दिया हुआ है तो a स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो a स्क्वायर होना चाहिए b प्लस सी का होल स्क्वायर। b प्लस सी का होल स्क्वायर को लिखना चाहिए b प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अब b इंटू बी हुआ b स्क्वायर, फिर b इंटू सी बी सी हो गया, फिर c इंटू बी हुआ मतलब सी बी, और c इंटू सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बी सी इक्वल टू सी बी, तो हमें मिला बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। एक और चीज़, सी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है, तो सी स्क्वायर की जगह पे जीरो मैट्रिक्स लिख दो। प्लस जीरो लिखो या मत लिखो, यहाँ हम लोग किस चीज़ का यूज़ किए, तो बी सी इक्वल टू सी बी का और सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे 2bc है, दोनों में b कॉमन है, तो b कॉमन निकाल लो, तो क्या मिला b इंटू बी प्लस 2c। अब इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, दोनों सेम है, इसका मतलब हुआ फॉर n इक्वल टू 1 गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम लोग मान लेंगे n इक्वल टू m के लिए ट्रू है फॉर n इक्वल टू m। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m लिख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में a रेज टू पावर ऑफ m प्लस 1 इक्वल टू b रेज टू पावर ऑफ m इंटू b प्लस m प्लस 1 इंटू c फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। तो क्या मिलेगा? a का पावर m प्लस 1 प्लस 1। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस 1 इंटू a और a का पावर m प्लस 1 पता है। a का पावर m प्लस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? तो b का पावर m इंटू b प्लस m प्लस 1 इंटू c इंटू a की जगह पे क्या लिखो? b प्लस c। अब प्रोडक्ट करना है, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। तो b का पावर m बाहर हो गया, फिर b इंटू b स्क्वेयर, b इंटू c bc, फिर m प्लस 1 इंटू c इंटू b, तो m प्लस 1 इंटू सी बी, फिर m प्लस 1 इंटू c, तो m प्लस 1 इंटू सी स्क्वेयर। और c स्क्वेयर जीरो मैट्रिक्स है, तो c स्क्वेयर जीरो हो गया और जीरो इंटू कुछ भी जीरो। तो हमें मिला b का पावर m इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी। सी बी को तुम बी सी लिख सकते हो क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो हो गया m प्लस 1 इंटू बी सी, फिर b का पावर m इंटू बी स्क्वेयर। यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है। अगर बी सी को कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस m प्लस 1 मीन्स m प्लस 2, m प्लस 2 इंटू बी सी। अब देखो इसमें b स्क्वेयर है और यहाँ बी सी है, मतलब दोनों में b कॉमन है, तो b को कॉमन निकाल लो। तो हमें मिला b का पावर m प्लस 1 और अंदर में बचा b प्लस m प्लस 2 इंटू सी। m प्लस 2 को तुम चाहो तो लिख सकते हो m प्लस 1 प्लस 1 और c इज c। अब इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। जहाँ भी n है वहाँ पे m प्लस 1 दिख रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रॉम पी एम आई दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, प्रूव हो गया।